नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको केपी कृष्णमूर्ति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जन्म कुंडली में सेकंड विवाह यानी कि दो शादियों के योग को कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए और कौन सा रूल होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये ज्योतिष दीपिका नाम से सॉफ्टवेयर है। आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप केपी के अंदर चाहे जितने भी फलादेश हो वो सारे कर सकते, क्योंकि ये एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कुंडली बन के आ रही है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुंडली बन के आ रही है, ये वैदिक ज्योतिष की भी कुंडली है और आपके यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी की भाव चलित कुंडली कहेंगे, यानी नारायण भाव चलित की कुंडली कहेंगे या केपी कुंडली भी कहेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए लग्न जो है वो 1.54 डिग्री का है, तो इसी भाव में सेकंड हाउस भी प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चौथा घर यानी कि ये जो जन्म कुंडली में यानी वैदिक ज्योतिष में जो तीसरा घर होता है, उसमें यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है चौथा घर, और 29 डिग्री से प्रारंभ हुआ है। यानी कि ये जो चौथा घर है वो कहीं ना कहीं तीसरे घर में चला गया है या तीसरा घर निकल के चौथे में आ गया है। और ये जो घर है जिसमें आपकी वृश्चिक राशि आ रही है मंगल की, वो कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएगी। और शुक्र की जो राशि है 10वां घर है, वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएगी मंगल की राशियों के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे जन्म कुंडली भी है और ये केपी कुंडली भी है। इस केपी कुंडली के जो ग्रह यानी कि जो ग्रह जो विद्यमान है यहाँ पे भाव में, ये वैदिक ज्योतिष के हैं। और जो आपको केपी के अंदर विद्यमान भाव होंगे वो ग्रह जो होंगे वो आपको यहाँ पे इसकी सारणी में मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस कुंडली के माध्यम से इसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे दशाएं अंतर दशाएं। अब इसमें सेकंड विवाह के क्या रूल होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक वैदिक ज्योतिष के अनुकूल बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हैं और वो वैदिक ज्योतिष के रूल्स को समझने के बाद ही केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल को मानते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में अगर हम विवाह के योगों में सेकंड विवाह की बात करते हैं तो लग्नेश जो है वो थोड़ा सा सेकंड विवाह की तरफ जाना चाहिए। यानी कि लगन जो है यानी कि सिंह लगन है, सिंह लगन का मालिक सूर्य है जो सेकंड हाउस में बैठा है, एक कन्या राशि में बैठा है, यानी द्विस्वभाव राशि में बैठा है। द्विस्वभाव राशि का मतलब होता है कि जातक के दो रिलेशन या दो चीजें होगी। ये एक छोटा सा सिम्टम्स है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही होगा, क्योंकि हजारों कुंडलियां जिसमें इस तरह से बैठा होगा तो सभी के दो शादियां हो ऐसा संभव नहीं है, परंतु ये एक सिम्टम्स है। उसके साथ बुध बैठा है तो द्विस्वभावीय ग्रह साथ में बैठा है, उच्च का हो गया, शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया। तो जो शादी का जो योग कारक ग्रह शुक्र होता है वो यहाँ पे नीच का हुआ है, बुध उसका नीच भंग भी बना देता है। परंतु यहाँ पे जो एक घटना घटित हुई है, एक छोटा सा जो प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण का कुछ इफेक्ट तो हमारे जीवन पे आएगा ही आएगा। क्योंकि लग्नेश का द्विस्वभावी राशि में जाना, वहां पे कोई द्विस्वभावी ग्रह बैठना और वहां पे उस द्विस्वभावी ग्रह का उच्च का होना और वहां पे शादी का योग कार्य ग्रह शुक्र का नीच का होना, ये कुछ जो प्रकरण हुआ है उसका सीधा असर हम सप्तम भाव पे देख सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव जो है उसमें केतु विद्यमान है और केतु जब अकेला बैठा हो तो केतु क्रैक्स को दिखाता है, दरारों को दिखाता है। तो वैवाहिक जीवन में सप्तम घर में बैठा है तो दरारें डाल देगा। अब किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि लेट विवाह हो जाए, शादी हो के टूट जाए, उसके बाद दो एक दूसरा विवाह हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले, या फिर शादी जो है वो प्रेम विवाह हो उसमें धोखा हो जाए, उसके बाद शादी हो, पहली सगाई हो बड़ी अच्छी लंबी चले वो टूट जाए। तो इस तरह से कोई भी तरह का क्रैक्स यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि जो सप्तम घर है उसका मालिक है शनि, जो धनु राशि में 5वें घर में गया है। तो 5वां घर का मतलब प्रेम, तो यहाँ पे प्रेम के भी योग बनते कि प्रेम विवाह हुआ। शनि जो है वो द्विस्वभावीय राशि में है और एक द्विस्वभावीय ग्रह के साथ है जो गुरु है, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली का पंचमेश है, यानी कि वो भी प्रेम को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, सप्तमेश का भी सेकंड जो आपका द्विस्वभावीय राशि में जाना। तो यहाँ पे दो शादी जैसे योग बन रहे हैं, या फिर लेट शादी हो या फिर पहली शादी टूट जाए उसके बाद शादी हो। इस तरह की घटनाएं जो मैंने सारी बताई हैं वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट जन्म कुंडलियों में अलग अलग एंगल से होगी। कई बार लोगों की क्या है इस तरह के योग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो केतु है वो किसी दृष्टि से शुभ हो जाता है तो डिले कर देता है शादी में। तो जब तक कि 32 साल की उम्र में शादी होती है तो पहली उम्र जो शादी की थी 24 साल 25 साल 26 साल वो निकल जाती है, तो उसे वो तकलीफें नहीं आती है, वो ठीक हो जाता है। या फिर जल्दी शादी हो जाती है जैसे 24 में 25 में 26 में, तो फिर वो टूट जाती है, फिर वो 32 या 33 साल वाली शादी जो है वो सक्सेस हो जाती है। तो इस तरह के योग होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो गुरु और शनि जो है ये दोनों की जो दृष्टियां हैं वो इस मंगल पे जा रही है,
और मंगल जो है वो नवम घर का मालिक है, नवमेश यानी सेकंड मैरिज का मालिक बनता है। तो ये तो जो वैदिक ज्योतिष का एक रूपरेखा थी वो मैंने आपको समझाई। अब केपी में क्या इसका रूल है, केपी में रूल क्या है, पहले सबसे पहले आप लगन को देखो कि लगन कैसा है, जब तक का लगन शादी के लिए कैसा है, क्या शादी जल्दी हो रही है या शादी में ही डिले है लगन में। सबसे पहले कई बार केपी एस्ट्रोलॉजी के जो लोग होते हैं, जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो सीधा ही सप्तम भाव पे कूद जाते हैं। ये गलती है, ये मत करो। ऐसे करोगे तो कभी फलादेश नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए और बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के केपी एस्ट्रोलॉजी सक्सेस ही नहीं हो सकती। तो लग्न, लग्न का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो शुक्र है। अब शुक्र जो है वो यहाँ पे नीच का हो गया, बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, परंतु नीच भंग बन गया। तो यहाँ पे केपी में हम इतना नीच को उसको नहीं देखेंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के अंदर क्या है, दूसरे घर में बैठा है, सेकंड हाउस में, और इसके जो खुद के राशि है वो है मतलब उसकी जो खुद की राशियां हैं तुला राशि और आपकी जो है वृषभ राशि। तो इसकी तुला जो राशि है वो यहाँ पे आ रही है चौथे घर में, और वृषभ राशि जो है वो सम्मिलित हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखा है, चौथे घर की राशि है, यानी कि 10वें घर की राशि इसकी जो है सम्मिलित हो गई है, तो उसके परिणाम इसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के अंदर मंगल के नक्षत्र में है और यहाँ पे राहु के उप नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र में है और राहु के उप नक्षत्र में, तो इनको हम देख लेते हैं कि इनका एनालिसिस करके क्या रिजल्ट इनका आ रहा है। तो यहाँ पे शुक्र को देखिए, शुक्र 11, 2 और 10 और 4 दिखा रहा है। 11 सबसे पहले आ रहा है, यानी कि लाभ है, यानी कि ये जो सोचेंगे, ये जो व्यक्ति है, ये महिला है या पुरुष है, तो ये जो अपने दिमाग में सोचेंगे लाभ के लिए कि भाई मेरी जो है इस तरह की नौकरी लग जाए, मेरे को ये चीज हो जाए, मेरा जो ये कार्य जो है इस समय पे हो जाए, इस समय बच्चा हो जाए, इस समय शादी हो जाए, इससे हो जाए, उससे हो जाए, तो इसकी ये जो इच्छा पूर्ति है वो होगी। जितनी भी इसकी कुंडली जवाब देती है उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे ये योग नजर आ रहा है। 11 नंबर दिखा दिया। 2 नंबर परिवार का योग है, शादी का योग है, इसका मतलब है समय पे शादी होने के योग है। 10 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको प्रोफेशन भी होगा, काम धंधा भी करेगी, नौकरी भी करेगी, अच्छा स्टेटस भी प्राप्त करेगी, अच्छा स्टेटस और अच्छा घर भी होगा, चौथा घर भी आ रहा है, सुख भी होगा, इसके बाद गाड़ी वाड़ी जो भी है ये शुक्र दिखा रहा है, यानी शादी इसका समय पे कर रहा है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में था, मंगल 11 11 10 10 दे रहा है, इसका मतलब है बहुत ही मजबूत है। 2 बार 11 देते हैं, इसका मतलब काफी ज्यादा मजबूत है। और इसके बाद राहु के उप नक्षत्र में जाए, जो राहु है वो 2 1 4 दे रहा है, तो राहु यहाँ पे 2 1 और 4 दे रहा है। तो जब शुक्र ने यहाँ पे 4 दिया था, यानी कि 4 जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ अड़चने पैदा कर देता है। ये क्या अड़चने हैं, जैसे कि कभी हमने कई सारे वीडियोस में बताया है, हमने एक वीडियोस भी बनाया था बहुत साल पहले, उसमें हमने कहा था कि सप्तम घर का संबंध अगर चतुर्थ से हो जाए तो पहली शादी में दिक्कत या डिले या फिर तो टूटने के योग बनते हैं। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा, उसको जरूर देखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उनको आगे या पीछे वाले वीडियो से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे चौथा घर दिखा रहा है, राहु ये चीज को फुलफिल कर रहा है, 1 और 4 दिखा रहा है, कहीं ना कहीं इसका स्टेटस जो है वो आगे आएगा ही आएगा वैवाहिक जीवन में। ये इसका लग्नेश बता रहा है, शुक्र जो काफी अच्छा सही बता रहा है। अब बात कर रहे हैं शादी की, तो सप्तम घर, सप्तम घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है, यहाँ पे हम देखेंगे सप्तम घर। सप्तम घर के अंदर जो है केतु बैठा है, सप्तम घर का उप नक्षत्र भी केतु है। तो यहाँ पे क्या करेगा, केतु दरारों को दिखाता है, केतु तकलीफ को दिखाता है। केतु, राहु केतु और शनि अगर सप्तम घर के सब लॉर्ड बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये घर ऐसे ही डेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तो वही तकलीफ हो गई। अब केतु जो है उसको देखना है, केतु जन्म कुंडली में सप्तम घर में बैठा है, इसकी कोई राशियां नहीं है, ये गुरु के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में, यानी कि इसने पूरा का पूरा जो भंडारा करना था वो कर दिया। मतलब कि यानी कि गुरु और शनि यहाँ पे पीड़ा देने के लिए पहले ही विद्यमान है। धनु राशि में बैठे हैं, दुस्वभावी राशि में। शनि जो है वो जन्म कुंडली का सप्तमेश है, जो पंचम में आया, यानी कि प्रेम संबंध बनाने की योग कर रहा है। गुरु यहाँ पे पंचमेश है, जो यहाँ पे स्वयं द्विस्वभावी राशि का मालिक और द्विस्वभावी राशि में बैठा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक पहले प्रेम विवाह हो या पहले शादी हो जाएगी जल्दी, तो उसके बाद जो है वो टूट के दूसरी शादी होगी, या फिर इसका पहली शादी चलती रहेगी और साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलेगा। ये भी इस तरह का योग बनता है। तो इसको आपको देखना होता है कि किस तरह का क्या चलेगा। ये अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरह के योग हैं। अब हम जब केतु को देखते हैं, तो सबसे पहले चौथा घर दिखाता है। तो वही बात होगी जो मैंने पहले बताई थी कि अगर सप्तमेश कहीं ना कहीं चतुर्थ घर से जुड़ जाता है तो आपका पहला विवाह फेल।
तो इस जातक का जो विवाह है वो समय पे होगा, क्योंकि शुक्र समय पे विवाह दे रहा था। जब हमने शुक्र को देखा तो 11, 2, 10 दे रहा था। इसका मतलब इसने चाहा कि भाई मेरे 26, 25, 24 में शादी हो जाए, तो वो हो गई। केतु ने 4 दिया तो यानी कि इसको यहाँ पे तकलीफ दे दी। 7 दिया, इसका मतलब शादी तो कराई। 5 और 9 दिया तो इसका मतलब प्रेम, और इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर सेकंड मैरिज हो, वो इसको देगा। अब 5, 9 में क्या है, दोनों चीजें आती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आ जाता है और शादी भी, सेकंड मैरिज भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है जन्म कुंडलियों पे और व्यक्तिगत तौर पे, जो जिनकी जन्म कुंडलियां हैं। इस तरह से हम यूट्यूब पे इसका फलादेश करें, अच्छी बात नहीं होती है। तो केतु ने ये पीड़ाएं दिखाई यहाँ पे 5, 9 को देके और 4 को देके, ये पीड़ा जो है वो जाहिर कर दी। अब केतु जो है वो किसके नक्षत्र में था? केतु यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो गुरु के नक्षत्र में था और शनि के उप नक्षत्र में। गुरु यहाँ पे 7 दिखाता है, शादी करा दी, और 4 और 5 और 9, तो ये तकलीफ यहाँ पे डाल दी गुरु ने। तो केतु ने जो चीजें कही उसी ने गुरु ने रिपीट कर दी। उसके बाद वही चीजें जो है वो शनि ने भी यहाँ पे रिपीट कर दी। शनि ने यहाँ पे 6 और दे दी, यानी कि तकलीफें भी दे दी। यानी कि सेकंड मैरिज में भी कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर होगा, क्योंकि जो शनि ने यहाँ पे निर्धारित कर दी। अब हमने यहाँ पे तो सप्तम घर से आइडिया लगाया अभी तक, तो क्या नवा घर जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ खींच तो रहा है कि नहीं रहा है? कई बार ऐसे केस में ये भी हो जाता है कि जातिका या जातक किसी शादी हो गई है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उलझे हुए हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। यानी कि पहली शादी चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो शादी नहीं करे। उसका कारण क्या है कि 9th हाउस उसको खींचना होता है। अगर 9th हाउस शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो शादी के साथ पहली शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही चलेगा। यहाँ पे 9th हाउस को देखिए, तो यहाँ पे हम 9th हाउस का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है, जो 5वें घर में बैठा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे गुरु को देखेंगे तो चौथा घर गुरु, यानी कि चौथे घर में गुरु भाव चलित में चला जाता है, 5वें और 9वें को दिखा देता है। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो गुरु को देख लेते हैं। गुरु यहाँ पे 7वां दिखाता है, चौथा दिखाता है, और 5वां और 9वां, तो यानी कि 9वां दिखा देता है, इसका मतलब है शादी देगा। यानी कि यहाँ पे शादी के योग बनेंगे। गुरु किसके नक्षत्र में? गुरु केतु के नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में। अब गुरु केतु के नक्षत्र में है, तो केतु यहाँ पे 4, 7, 5 और 9 दिखा रहा है, और शुक्र के उप नक्षत्र में, इसका मतलब 11, 2, 10 और 4, यानी कि इसका सेकंड मैरिज होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज में भी कुछ अड़चने आएगी, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे शुक्र में भी है, तो सेकंड मैरिज भी थोड़ा खींचातानी वाला या पीड़ात्मक रहेगा इसका। तो इस तरह के योग इस जन्म कुंडली में है। इस तरह से आप उसको देख सकते हो। आप जब भी फलादेश करते हो उस समय के रूलिंग प्लेनेट को जरूर देखिए। बिना रूलिंग प्लेनेट के आप किसी पे भी टिक न करें। और रूलिंग प्लेनेट के अलावा जो है वो गुरु के गोचर को, शनि के गोचर को और इसकी महादशाओं को देख के देखिए कि ये जो महादशाएं हैं क्या वो फलादेश कराने वाली महादशाएं हैं या नहीं है। ये सब देख के ही आप इसका फलादेश करें, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। खास करके केपी में जब आप इस तरह के फलादेश करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह, संतान, तो आप रूलिंग प्लेनेट को जरूर देखिए। बिना रूलिंग प्लेनेट के आप फलादेश करोगे तो आपको कई केस में हानि उठानी पड़ सकती है। यानी कि एज ज्योतिषाचार्य कई केस में आपको जो है असफलताएं मिलने के योग बनते हैं। जैसे मैंने रूलिंग प्लेनेट को देखा, उसके बाद मैंने सब जो है बाकी गोचर किया, फलादेश किया, बताया, तो उसको देख के आप करिए जरूर। तो ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमने आज आपको ये वीडियो को दिखाया था, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।